नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत। हिंदुस्तान चुनावी समर में जाने के तैयार है। 2024 में लोकसभा चुनाव, पक्ष विपक्ष दोनों अपनी पूरी तैयारी में, एनडीए और इंडिया। लेकिन इन सबके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल हरिद्वार में, मतलब उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में जिस तरह से उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ, विधायक और सांसदों के साथ बैठे, उसके कई मायने निकाले। लेकिन आज आपको समझने की जरूरत है कि राजनीति को कैसे भारतीय जनता पार्टी जीती। भारतवर्ष में जो सीटें हैं लोकसभा की, उसकी 1% सीट उत्तराखंड में नहीं, 1% से भी कम। लेकिन उसकी महत्ता कितनी बढ़ा दी है भारतीय जनता पार्टी ने, इसको पिछले दिनों से हम लोग देखें। चाहे वो गृहमंत्री हो, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हो, यहां तक कि मोदी जी भी उत्तराखंड को बड़ी सीरियसली लेते हैं। 5 लोकसभा की सीट अगर कायदे से देखें तो 1% से भी कम आती है, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी इन 5 को उतने महत्व देती है कि लगता है कि उत्तर प्रदेश की सीटों के बराबर। चर्चा का विषय इसलिए भी बनता है क्योंकि 5 सीटें आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन उस 5 में 2 सीटों पे उनको लेकर के निगेटिव रिपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या वह चाहते हैं कि 5 की 5 सीटें वापस आए, और वापस आएंगी तो क्या उसके लिए पूरी ताकत की जरूरत है, और पूरी ताकत की जरूरत है तो उसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व कितना सीरियस है, इसी पे चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ नेता विशाल गुप्ता जी हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है विशाल। कांग्रेस के आशीष नौटियाल जी है, आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इन सबके साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ रवि शरण जी आपका बहुत बहुत स्वागत। इस आज की परिचर्चा को, डिबेट को खोलते ही रवि शरण जी के साथ हैं, क्योंकि निष्पक्ष रूप से हम चाहेंगे जानना, रवि शरण जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों के प्रदेश में अपने को फोकस करती, तो क्या लगता नहीं कि जो विपक्ष जिस तरह की तैयारी कर रहा है, 36 के सामने 26 उतार रहा है, सारे लोगों को बैठ करके बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, और इस बार विपक्ष का गठबंधन ये कहने को तैयार है कि हम सत्ता में आ सकते हैं, तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का ढंग है, आज भी विपक्ष उसके आसपास नहीं दिखाई देती? देखिए, इसको देखने का 2 तरीका है। एक तो ये है कि अगर आप कहें कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह काम करती है, तो वो किसी एक समय विशेष में जहां रहती है उसकी इंपॉर्टेंस उसके लिए बाकी जगहों जितनी ही है। तो उसमें कहीं आपको ऐसा नहीं दिखेगा भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में कि साहब यहाँ के लिए उन्होंने कम किया, वहां के लिए उन्होंने ज्यादा किया। तो मतलब ये कि उस जगह का जो उनका कार्यकर्ता है, जो उनके नेता है, सबका फोकस एक साथ में आ जाता है। ये कार्यशैली के हिसाब से एक अच्छी चीज। दूसरा, अगर आप इंडिया के लिए कहेंगे तो जो शुरुआत है इंडिया की, जो शुरुआत उसने जो हलचल क्रिएट की, देखिए कोई चीज अगर अभी शुरू हुई है 20-25 दिन में, उसके लिए बहुत सारी बातें कहना तो नहीं, लेकिन उन्होंने एक ट्रिगर पॉइंट जिसको कहते हैं वो तो हिट कर दिया, जो इनिशियल ट्रिगर पॉइंट है। क्योंकि जिस तरह से रिएक्शंस आने शुरू हुए, वो खुद में ये बताने के लिए काफी था कि मतलब कुछ लोगों का इकट्ठा होना ये बहुत ज्यादा सत्ता दल को रास नहीं आ रहा है, अच्छा भी नहीं लगा। सीधी बात है, हर आदमी सत्ता में आना चाहता है तो जरूर चाहेगा कि हमारे सामने कम से कम लोग खड़े हों, या जो खड़े हों वो वितरित रूप से हों, और उन वितरित लोगों का संगठित हो जाना वोट परसेंटेज के मामले में, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट का जो सांख्यीकरण होता है उसके आधार पे, वो एक नया डायनामिक्स क्रिएट, अभी भी ये हो रहा था। तो वो डायनामिक्स कहीं ना कहीं भाजपा को चिंतित करती हुई प्रतीत होती है। मैं आऊंगा उस पर, लेकिन मेरा विषय ये था, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो पिछले दिनों में हम भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप देख रहे हैं, स्पेशली मोदी और शाह के नेतृत्व, तो जिस तरह से ये चुनावी समर में जाते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो 10 वर्षों के पहले का स्वरूप था अब वो बदल चुका? मैं आपके पास लौटूंगा। आशीष नौटियाल जी, आप ऐसी पार्टी से टक्कर लेने के लिए जा रहे हैं
क्या लेने क्या जा रहे हैं, आप ले भी रहे हैं। रोज आप नया इतिहास लिखने की तरफ जाते हैं। अभी आपने कर्नाटक कराया, कर्नाटक के पहले आपने पिछले वर्ष जब 3 प्रदेश एक साथ आपने जीता था तो फिर लगा था कि कांग्रेस फिर से दोबारा केंद्र में सत्तासीन हो सकती है, शीर्ष पे पहुंच सकती है। लेकिन जब विपक्ष एक साथ होता नजर आता है, जब हम गठबंधन की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने जो एनडीए के सामने इंडिया को देखते हैं, तो कांग्रेस उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस सबसे शीर्ष पे है, इसलिए विपक्ष की और जो पार्टियां हैं वह कांग्रेस को पचा नहीं पाती। आशीष जी, मैं आपको एक बात, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से गठबंधन बनाया है जी, और हर उस पार्टी को साथ में लेके आई है, किस तरह अपना वर्चस्व। अगर आज कांग्रेस जो हार रही तो भाजपा नहीं हरा रही, उसको यही लोग हरा रहे हैं। तो इतना ताकत नहीं है भाजपा कांग्रेस को हरा सकती। और दूसरा कुछ चेंज होता है, परिवर्तन होता है, उन्होंने परिवर्तन की। तो ठीक है, गुंडेबाजी में देश की जनता आई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार दी। अब भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन होगी। आप किस चीज पे राजनीति करेंगे? आपने क्या किया? आप जब पिछली बार आए थे, पिछली बार आए थे, आपने काले धन पे बात करी। आज आप उसकी बात करते हुए डरते हैं। आपने उस समय सबके जनधन खाते ऐसे खुलवाए जैसे वाकई आप 15 लाख के खाते निकालने वाले, पर आपने उनको भी ठगने का काम किया। आपने बोला हर घर छत, हर छत घर, क्या आपने जो नारा लगाया, आज आप जो जिनके घर बने हुए हैं उनके घरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप मकान देने का काम नहीं कर रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस गरीब तबके को ठगा है जिसकी वजह से उसने सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी एक नाक के समान है, जिसने उसको दूध पिलाया उसने उसको ही डस। आज आप पे विश्वास करेगा कौन? आज आप उत्तराखंड के अंदर की अगर बात करते हैं, उत्तराखंड में आप लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों के उद्योग धंधों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। तो जनता तो देख रही है। और क्यों उजाड़ रहे हैं? क्योंकि आपको गरीबों का वोट नहीं चाहिए, अब आपको अमीरों का वोट चाहिए। अब आपको बड़े बड़े अमीरों जिनका वर्चस्व है, जिन्होंने आपको चंदा दिया, आपको उन्हें स्थापित करना है। इसलिए आप छोटे मोटे सारे दुकान को खोल देना चाहते हैं। सड़क के अगल बगल कोई दुकान नहीं रहनी चाहिए। अगर ये रहेंगी तो ये तो आपको वोट नहीं देंगे। जितने कमजोर होंगे उतना अच्छा है, क्योंकि अब ये आपका वोट बैंक नहीं। तो जहां तक मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जेपी नड्डा जी आए थे उत्तराखंड में खिलाने कमल का फूल, नहीं उत्तराखंड में मुरझा चुका है। चलिए आशीष विशाल जी, आशीष जी का सीधे सीधे कहना है, मुझे डर भाजपा से नहीं, हमें भाजपा नहीं हरा, जो हमें हराते थे वो आज हमारे साथ। तो क्या जो हराते थे वो साथ है, तो क्या इसको मान लिया जाए, तब तो इनकी जीत पक्की है साहब। तो समय बताएगा जी मालूमती का जी वाले काम जी मीडिया आज भी आप ध्यान अलग अलग जी आज क्योंकि वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं, ये स्थिति है। इन लोग भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति के आधार पर और जनता की सरकार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अभिभावक है, वो शांति कार्यक्रम आए थे। लेकिन जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी जगह पे कार्यक्रम के तहत पूरे जाते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं से, लोगों से, क्योंकि उनका परिवार है, उनसे मिलना वो पसंद करते हैं। लेकिन क्या इतना फोकस देने की क्या जरूरत है साहब? 1% से भी कम सीटें हैं यहाँ पे। 5 लोकसभा के लिए क्या मायने रखते? 300 से ऊपर हो यार। जी साहब, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं जी और अपने परिवार से ना मिले, मैं कहीं बाहर जाऊं अपने परिवार के क्षेत्र में ना मिले, जो अच्छा लगेगा। अपने परिवार के बीच में जाकर अपने परिवार से चर्चा करना, उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र के हम काम करने वाले हैं, जिस क्षेत्र के परिवार के लोग लगे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी ना ले कि क्षेत्र में क्या हो रहा है। हमारा एजेंडा एक ही रहता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नारे को चलती है, भारत माता को लेकर चलती है, उसी विचारधारा पे हम काम करते हैं। और पार्टी है, राजनीति पार्टी है। राजनीति पार्टी हर समय अपनी जो प्रक्रिया है, रणनीतियां है, वो समय समय पर आने वाले नगर निगम चुनाव, आने वाले लोकसभा चुनाव, 5 कमल खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। लेकिन 5 कमल खिलाना, बम्पर वोटों से खिलाना, उस मंशा के लिए भारतीय पार्टी काम करे। और हमारी संरचना, हमारी संगठनात्मक संरचना पे आप जाएंगे, कांग्रेस के 100 महासचिव, 100 महामंत्री, हमारे संगठन की भूमिका है। एक व्यवस्था है संगठन की, उसके आधार पर कार्यकर्ता का निर्माण होता है और बूथ स्तर के हमारे कार्यकर्ता तैयार होते हैं। हमारा वोटर चेतना अभियान चल रहा है, घर घर जाने का, हम नवीन मतदाता बनाने का संकल्प ले चुके हैं।
घर घर जा रहे हैं। हमारी बूथ की जो माइक्रो मैनेजमेंट की जो व्यवस्था है वो आज आखिरी घर तक हमारा हो सकती है। हम घर तक जुड़ते हैं भावनाओं से, हम वोट के लिए भावनाओं से जुड़ते हैं, उनके लिए। तो अभी की बात बता रहा हूँ, जिस घर राहुल बाबा गए, या अभी मकान की बात कर रहे थे हमारे भाई, जिस घर राहुल बाबा गए रोटी खा के आए, उस बहन के यहाँ, दलित के यहाँ क्या स्थिति हुई, बीजेपी ने उसको घर दे दिया। और आप खाना खाने के लिए केवल मीडिया में आने के लिए, मीडिया की चर्चा करने के लिए आपने इतना बड़ा एजेंडा अपना प्रोपेगेंडा किया, और बीजेपी उसको आवाज देती है, बीजेपी उसको उज्ज्वला का सिलेंडर देती है। लेकिन विशाल जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाना जानती है, नो डाउट, पूरा देश देख रहा है, 300 से ज्यादा आपने कमल खिला दिया। लेकिन बार बार लोग आरोप लगाते हैं, आरोप क्या लगाते हैं, लोग कहते हैं, विपक्ष के साथ जनता भी अब कहने लगी है, खिलाना आपके लिए आसान है, उसे चलाना मुश्किल लगता है। कभी कभी लगता है, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, 3 तो बड़ी सक्रिय हैं, 2 तो निष्क्रिय दिखती है साहब, तो चलाना मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए, ऐसा आरोप लगता है। ऐसा नहीं है, 5 सांसद हमारे अपने लघुतम दल से लगे हैं और जनता के सरकार के लगे हैं, जनता के क्षेत्र में 24 घंटे जनता की वर्किंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं, और आने वाले हम सभी चुनाव में अपने काम करेंगे। चलिए रविशंकर जी, कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से हम लोग नहीं हारे, जिससे हारते थे वो सारे हमारे साथ थे, कुछ दम है इसमें? वोटों के विश्लेषण के आधार पे कुछ जगहों पे ये बात कही जा सकती है ऐसी चीजें जिसमें अगर आप वोटों को एक साथ करें तो कुछ है, बट ये पूरी तरह से सत्य नहीं। इसमें मैं 14 के इलेक्शन की बात नहीं करता, मैं 19 के इलेक्शन की अगर बात करूं तो कुछ जगहों पे बहुत ही क्लियर मैंडेट है। बिहार में 40 में से मेरे जानकारी के हिसाब से 7 सीटें ऐसी हैं जिसमें सब मिला के भी भाजपा वाला बाकी सबको मिला गया। तो ऐसे अगर आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन और लोकेशन करने जाएंगे, हाँ ये जरूर है कि कुछ जगहों पे जहाँ पे जो लोकल छत्र है वो मजबूत हैं, उनका वोट बैंक अगर सीधे सीधे कांग्रेस के साथ जुड़ता है तो ध्यान रखिए उसमें कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा सीटों को। आप समझिए ये गणित यहाँ खत्म नहीं होता। जहां पे छत्र मौजूद हैं, जहां पे वोट बैंक, जैसे आप ये बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यूपी या बंगाल का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ममता दीदी की सीट और कांग्रेस के वोट मिला के भाजपा के से ज्यादा थे, तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा 40 में से 27 सीटों पे इनको। ये मेरा आकलन है, क्या है वो कुछ दिन में सामने आ जाए। ये वस्तुस्थिति एज इट इज इतनी आसान नहीं है। हाँ ये जरूर है कि जो एक इनके पास कुछ चीजें हैं जो अच्छी आ रही हैं, समय के हिसाब से चीजें आ रही हैं, क्योंकि कोई भी सत्ता दल होता है जो काम करता है तो काम करने में ही कुछ चीजें उसके सामने आती हैं। चंद्रयान हमारा गया, बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ, हमारे प्रधानमंत्री भी सुबह सुबह पहुंच गए और उनका गला रुक गया। तो सवाल उठ जाता है कि साहब HEC के जिन लोगों को 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, उनके लिए प्रधानमंत्री का गला क्यों नहीं रुका? क्योंकि सारे कर्जदार डंडा लेके खड़े हुए हैं। ये चीजें इनको, क्योंकि कोई आदमी काम कर रहा है। मेरा प्रश्न ये, मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम भाजपा से नहीं हारते, अगर ये नहीं भाजपा से हारते तो सीधी टक्कर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मतलब बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां सीधे टक्कर है। और उसके बाद भी आपके अगर कुछ प्रदेशों में बिहार, महाराष्ट्र, बड़े आप देख लीजिए, महाराष्ट्र 40 के करीब सीट का, 45 के करीब ये 80 के करीब है। तो इन जगहों पे जो छत्रकों के वोट के जोड़ रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, इनको उन प्रदेशों में मजबूत होना है जहां मजबूत भाजपा है, या इनको उस प्रदेशों में मजबूत होना है जहां इनका गठबंधन मजबूत? देखिए इन भाजपा जहां मजबूत है वहां तो उनको चाहिए मजबूती ने साहब। सर भाजपा जिन प्रदेशों में मजबूत है, अगर हम उत्तर वाले लोगों को जोड़ लें 7 बड़े प्रदेशों को, तो उसमें तो 3 ही प्रदेश आते हैं। तो उसके हिसाब से ये कहाँ पहुंचेंगे 276 के लिए। ये जो बात कह रहे हैं उसमें 3 बड़ा स्टेक होल्डर है, और तीनों बड़े स्टेक होल्डर पे वहां के लोकल प्लेयर्स बैठे हुए हैं। जब ये जाएंगे वोट के लिए मायावती के पास, मान गई तो ठीक, पर क्या होगा मैं नहीं जानता, या सपा के पास, तो आप क्या समझते हैं 80 से 50 सीट से कम पे वो लोग मानेंगे? ये मेरा आकलन है, गलत हो सकता। तो सवाल मेरा यही है कि जो डायरेक्ट फाइट है वहां पे तो ये कहीं नहीं रहे, जब जीत गए। हमको डर किससे था? जहां पे हमारी सीट कट रही है हमारे गठबंधन के लोगों से, वो तो बड़े प्रदेश है, वो बड़े प्रदेश ही 3-4 है। चलिए आशीष जी बहुत अच्छा है, क्योंकि गठबंधन आपका तैयार बहुत
अच्छा हुआ है, मजबूती से हुआ है। देखने में और पेपर पे और स्क्रीन पे हकीकत में एनडीए से आप मजबूत लगते हैं, लेकिन जब आप चुनावी समर में जाते हैं तो आप महाराष्ट्र में अपने आप को कैसे करोगे, पंजाब में कैसे करोगे, बिहार में कैसे करोगे, ये चीजें जानना चाहती है दुनिया। दिल्ली में कैसे करोगे, सीधे टक्कर आपकी जिसके साथ वहां पे उसके साथ आपका गठबंधन है। गठबंधन बनाया है जी उसकी प्लानिंग की मीटिंगें हो रही, उस पर प्लानिंग बंद है, तो निश्चित ही ऐसा फॉर्मूला निकल के आएगा, जीत हमारी। देखिए अब बात अगर आप आती है कि कैसे हम हमारी मतलब कांग्रेस की INDIA इंडिया कांग्रेस क्या है, इंडिया सब कुछ है ना, अब तो इंडिया ही सब कुछ है। कांग्रेस भी इंडिया का एक संगठन समझ लो, मतलब और दूसरे को भी समझ लो, आम आदमी को भी समझ लो। इंडिया पूरे देश के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम राज्य के लिए इकट्ठे, हम पूरे देश के लिए इकट्ठे, और देश में एक साथ, क्योंकि इनको भगाना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं, आज आप देखिए उत्तराखंड के अंदर की छोटी सी घटना देखिए, किस तरह युवाओं को मारा जा रहा है। एक सिर्फ धामी जी का पुतला जलाने के लिए उन्होंने इतना आतंक कर दिया कल तो कि पुतले को छीन के पुलिस वाले भाग रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं पुतला वापस दो, बच्चे गाड़ी में नीचे आ गए, अब युवाओं को मार रहे हैं। रात को आप देखिए उनकी महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई, एकता बिहार ऐसी दीवार में उठा के फेंका। अरे भारतीय जनता पार्टी वालों क्या सोचते हो कि जिंदगी भर पूरा हो गए? कांग्रेस भी एक बार पूर्ण बहुमत की सरकारें कांग्रेस की हुआ करती थी, भाजपा तो जुम्मन 9 साल हुए, आप 9 साल में खुदे मार रहे हो, हमसे बड़ा कोई नहीं है, तुम एक से एक सीट पहली बार हुआ है कि सरकार इस तरह का उत्पीड़न कर रही है। निश्चित हुआ है, सरकार आप युवाओं को मार रहे हैं। आप देखें किस तरह का दीपक के फायदा लाठीचार्ज हुआ, आप देखें धरना स्थल में उठा के, आप परेड ग्राउंड मेन जगह है जब कोई भी देख सकता है, वो आपने एकता बिहार में फेंक दिया। एकता बिहार में आपको पता है वो कुछ सांप आ रहे हैं, मैं खुद एक दिन एकता बिहार गया और इतना लंबा सांप उनके उसके अंदर घुस गया जहाँ बच्चे रहते। तो इस तरह की घटनाएं मारने का काम कर रहे हैं लोगों को। आप क्या सोचते हैं तानाशाह के जिंदगी भर रहोगे? आपने एक ना एक दिन हटना तो आपने भी है ना, कि आप हमेशा यही रहोगे? आप झूठ बोल के जरूर आपने सत्ता हत्या लिया। झूठ देखिए सबसे आसान होता है झूठ कोई चला। अगर आप अभी बोलते हैं आपके यहाँ कोई आदमी काम कर रहा है, मैं उसे बोल दूंगा कि तनख्वाह 10,000 मिलती है, 50,000 दूंगा, वो आ जाएगा। जब देखेगा सारा खाली है या कुछ है ही नहीं, फिर लौट के वहीं जाएगा। तो क्या बात है, झूठ बोला। तुम अगर हमें वोट दोगे तो हम काला धन लेके आएंगे, इतना काला धन है उससे इतनी जमीनें बनेंगी। बाबा रामदेव इतना चिल्लाता है उस समय, अगर आपको 30 रुपए लीटर तेल मिलेगा तो कैसा लगेगा? जनता को अच्छा लगा, जनता आपके बहकावे में आई, आने के बाद जनता ने देखा 30 रुपए जो आपने बोला आपने 100 पार कर दिया। आपने गैस सिलेंडर 300-400 में जो आप प्रधानमंत्री चूल्हे मिलने का काम किया, आज आप 1100 रुपए में ला के रख दिया। आपने रोजगार की बात करी, 1 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, आपने जो बने हुए रोजगार है वो छीन दिया। आपके राज्य में कंपनियां बंद हो रही है, आपने जीएसटी के मार्फत व्यापारियों को खत्म करने का काम किया। आपने करा क्या जो आपको क्या जाए? वो विशाल जी ये तो जवाब है, महंगाई का जवाब तो नहीं साहब। भाई आप सड़कों की अभी तारीफ करोगे, 20 काम चुनाव कुछ नहीं, सारे गड्ढे अगर आप महंगाई की बात की जाए किसान गुप्ता जी, तो हमारी समझ से कहीं नहीं सब है, आप जवाब नहीं दे पाते। ऐसा नहीं है सर जी, महंगाई का जो आप पूरा पैनोरमा उठा के देखें जी महंगाई कहीं भी नहीं। ये अभी 2 मिनट महंगाई का विषय लिया, FDI का विषय लिया, या और विषय। कांग्रेस की पार्टी आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अभी इन्होंने कहा 4.5 साल हमने राज किया, 9 साल इन्होंने किया, यही तो हम कह रहे हैं। हमने 9 साल में इंडिया को नया भारत के रूप में संकल्प को पूरा कर दिया, और आप 60 साल तक वोटों की राजनीति के कारण गरीब को गरीब रखा, कांग्रेस कहा गरीब के साथ इस नारे के साथ आप चलते रहे हैं। आपने माल महंगा करके अमीर बना दिया। सिलेंडर की बात करने वाले, मैं अभी नहीं पैदा हुआ, 48 साल हो गए ओवर। तो आपको मुझे पता है कि गैस के सिलेंडर की लाइन कितनी लगती थी, मुझे पता है। और आज फोन करके गैस का सिलेंडर घर आता है, मुझे ये भी पता है। आपकी उम्र भी इतनी हो गई, आप अपने अतीत को याद करिए कि कितनी लाइन करती थी, कितनी बुकिंग होती थी, 15-15 एक महीने तक लाइन नहीं आती थी। अतीत को थोड़ा याद करके कांग्रेस के राजकारण कहते थे 15 पैसे आते हैं, हमने कहा डीबीटी के माध्यम से जनधन योजना के खाते में 1 रुपया आएगा। हमने कहा क्या आपके नेता कहते थे, राजीव गांधी कहते थे ना, हमने तो कहा हमने पारदर्शिता नीति से सरकार चलाई है। दोबारा सरकार आई 19 में,
क्यों आई? जनता के सरोकार का कार्य किए, और 2024 में तीसरी बार सरकार आएगी जनता के सरोकार कार्य करने के लिए आए, समझे? इसलिए अरे 18 करोड़ की और जब रामदेव की बात करते हैं तो आपकी सारी दवाइयाँ के लिए आपके रामदेव ने अच्छा काम किया, मतलब रामदेव वो हमारे साथ जुड़ा तो रामदेव गलत, दवाइयाँ आप 30 रुपए का विरोध करते हैं, हमने ये नहीं कहा रामदेव दवाइयों की दुकानें भी हमने खोली, दोनों आपके भाई खोलेगा, सरकार आपके बाबू खोलेगा। राजपाल हमने लागू किया, 5 लाख का इंश्योरेंस कराया, 5 लाख का इंश्योरेंस कराया, आपने राजपाल कराया, आपने कराया, कोरोना का टीका लगाया नहीं लगाया, बताइए ना, कोरोना का टीका आप लगाए थे, कोरोना का टीका ऐसे नहीं लगाया, भाई ये आपके नेता कह रहे थे, अभी तक भारत टीका लगाया नहीं लगाया, क्यों लगाया? हमने लोगों ने टीका लगाया, मोदी का टीका है क्या? मोदी का टीका है क्या? तो अरे भैया आप बताओ ना, जनता को गुमराह करने के, जनता को गुमराह करने का, भानुमती का गुमराह बना गुमराह करने का जनता की सरकार है, मोदी है, आपको नहीं करने वाला। लौटता हूँ आशीष जी, आपके पास भी विशाल जी। दरअसल मुद्दा ये नहीं है कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, मुद्दा ये है कि जनता के फायदे के लिए क्या हुआ। उत्तराखंड का राज्य का निर्माण हुआ 2000 में। उत्तराखंड में आज भी जिन लोगों ने जिन तपस्या, संघर्ष और उसके साथ इस राज्य को पाया, आज वो भी पूरे होते नजर नहीं आते। रवि सर जी, कभी कभी ये लगता है कांग्रेस भाजपा उत्तराखंड के सत्ता में काबिज होना तो जानती है, लेकिन उत्तराखंडियों की जो मूल भावना है, जिनको लेकर इस राज्य का निर्माण किया गया, अगर उत्तराखंड की बात करें तो आपको लगता है पूरे होते नजर आते हैं, अधूरे क्या चौथाई होते भी हमको नजर नहीं आते। पहले भी कहा है कि उत्तराखंड में जिस तरह से लड़ाई लड़ी, उसके बाद लड़ाई जीतने के बाद, मतलब जो भी डिवीजन हुआ, जिसकी सरकार उस समय रही, जिसने भी किया, उसके बाद राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने, पब्लिक की जो भी आकांक्षाएं थी, उनको कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया। और ये सभी दलों के साथ है, किसी एक के साथ ये परंपरा चली। आज भी देखिए, सवाल ये नहीं है कौन क्या काम कर रहा है, सवाल ये है कि जो आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्टेंट आ कहाँ रहा है। हम बहुत तरक्की कर गए, आप 18 लाख लोगों को हटा दीजिए हिंदुस्तान में, जरा पर कैपिटा इनकम निकाल दीजिए, अंगोला से कम है हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम। नहीं तो क्या ये पिछले 9 वर्षों में हो गई है? सीधी बात है। अरे जो एक सेकंड, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम इक्विवेलेंट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम इक्विवेलेंट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। याद करिए वो समय था जब हमारे पास कुछ करोड़ रुपए थे, और मनमोहन सिंह जी प्रधान उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने किस तरह से सोना रखा और उसके बाद किस तरह से व्यवस्था को रिवाइव किया कि आज हम खड़ा होकर ये कह पाने की स्थिति में है कि साहब हम 3 से 5 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे। देखिए रवि सर जी, बहुत इस तरह के इतिहास में आप जाएंगे तो आपको याद होगा, आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था जिस समय ये क्राइसिस आए कि एक दिन व्रत रह लो, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता ना सर। साहब ये 9 सालों में ऐसे चीजें आज भी कही जाती कि साहब आप ये सब चीज छोड़ दीजिए, साहब आपको रेल पे ज्यादा मिल रहा है। अरे आपके पास आपके सांसद हैं, जनता यही तो पूछ रही है, आपके सांसद हैं, आपके विधायक हैं, उनसे कहिए ना रेल का किराया छोड़े, उनसे बोलिए कि आप अपना प्लेन का किराया छोड़े। आप क्यों हर चीज जनता को डाल देते हैं कि साहब आप इस पे कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, गैस पे सब्सिडी छोड़ दीजिए। जनता के भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की छूट की जाए। मैं ये कहीं नहीं रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम अगर मैं लीडर हूँ, अगर मैं लीडर हूँ तो मैं शुरुआत कहाँ से करूंगा? अपने पड़ोसी के घर से कि साहब ऐसा है, पहले आप छोड़िए फिर हम छोड़िए। नेताओं ने नहीं छोड़ी है सर। हाँ बताइए ना मुझे, आज एक डिबेट करिए, आप जनता 140 करोड़ लोगों से अपील करिए माननीय मोदी जी ने, बिल्कुल मुझे अपील करिए, बिल्कुल भारतीय आम नागरिक के 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ नेता भी है और सब पार्टियों के कार्यकर्ता भी है, ऐसा नहीं है, समय छोड़िए। आप
आपने पेंशन बंद कर दी, आप आशीष जी, दो आरोप आप लगा रहे हैं। दोनों आरोप आपस में कंट्राडिक्टरी। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सब्सिडी नहीं छुड़वा रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुफ्त का राशन बांट रहे हैं। रेल में जो वृद्धों के लिए अभी व्यवस्था थी वो किस सरकार ने बंद की? इसने अरे सारा कुछ कोरोना ही था क्या? आपने पेट्रोल पर कितना बढ़ाया हुआ है? 35 से 40 रुपए पर डे कितना पेट्रोल मिलता है? 1.5 लाख से 2 लाख लीटर पेट्रोल मिलता है। जरा जोड़ लीजिए पूरा डाटा बताइए। और 500 रुपए का राशन देंगे, वो भी 96 रुपए का राशन, 155 रुपए का बोलेंगे। जो सच बोलेगा वो और अगर साबित कर पाए तो देश भाजपा के लोग हैं। आशीष जी, देखिए, कास्ट एक ऐसी परंपरा है जो कंटिन्यूटी में होती है। उसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि मोदी जी हैं तो विकास हो रहा है और मनमोहन सिंह थे तो विकास नहीं हो रहा। विकास तो एक ऐसा है कि उसका बजट है, उसका प्रावधान है और वो कंटिन्यूटी प्रोसेस है, वो होता है। लेकिन विकास का स्वरूप कैसा होना चाहिए ये तो 9 वर्षों में दिखा ना साहब। सड़कों को ठीक है, मैं मान गया कि देहरादून की सड़कें या शहर की सड़कें मैं मानता हूँ खराब है, लेकिन अभी देखिए जिस तरह की हाईवे आ रहे हैं आपके पास, जिस तरह की पहले 4 लेन के ऊपर हम बनते नहीं थे, आज 16 लेने हैं साहब। ये तो सोच है ना, इसको आप मना थोड़ी कर सकते। अभी तो 18 करोड़ की 250 करोड़ बना दी उन्होंने। 18 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बनी थी, 250 करोड़ बना के दी थी उन्होंने। तो ये तो इन्होंने किया। आप देखिए हमारे पहाड़ को होगा तो कितना ठगा पहाड़ को, 250-300 सड़कें बंद पहाड़ों की, ये सारा काम हो रहा है। देहरादून में आपके स्टूडियो के बाहर ही निकल जाए। आप एक देहरादून का फ्लाईओवर की चर्चा करिए, बच्चे लोग में आप कम करिए, क्यों कम करें? सच में बोला हम बोलेंगे और बाकी नहीं लगता जो आप सोचते हैं कि आप ताना चलाओ, आप ईडी सीबीआई कर सकते हो। हम तुम जैसे ताना सोचते रहते कहीं आगे चले गए, हमें आशीष जी, पक्ष की भाषा में कभी भी आरोप प्रत्यारोप में ये चीजें बहुत सी आती हैं। इनकी आप कमियों को जुड़ाइए। हकीकत है इन्होंने बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन उन मुद्दों को आप पकड़ कैसे घोटाला, अंकिता भंडारी मर्डर, वीआईपी का नाम आज तक नहीं बता पाए। आपको जो उत्तराखंड मांग रहा है आपसे वो आप दे नहीं पा रहे, भूखा लोग दे नहीं पा रहे, यूसीसी के ऊपर आप बात करते हैं। अरे उत्तराखंड के मुद्दों पे काम करो यार। तुम्हें अगर ज्यादा सौदे के लिए मुद्दों पे काम करो तो दिल्ली चले जाओ, सांसद क्यों लड़ो? आप यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों बने? मुख्यमंत्री यहाँ के और बनाएंगे देश का कानून। तो ये कौन सी बात की? उत्तराखंड का युवा रो रहा है, महिलाएं रो रही है। आशीष जी 10 वर्ष 2 बार सत्ता में आप पाएंगे और आपके देश के माने जाने नेता यहाँ पे सत्ता में जब आप काबिज थे तो उनकी सीट्स पे उनका नेतृत्व किया। एनडी तिवारी जैसे, हरीश रावत जैसे और विजय बगुड़ा जैसे लोग ने यहाँ पे सत्ता में राज किया। 10 वर्ष आप रहे, जितनी कमी आप जुड़ा पा रहे आप भी तो कम कर सकते हो। आपने क्यों नहीं प्रयास? जब राज्य बना था तो उसमें राज्य को विधानसभा भी चाहिए, सचिवालय भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, वो सब तैयार था। अब इन्हें तो आगे विकास करना था। इन्होंने विकास क्या कहते हैं, एक विधानसभा भवन बना देंगे, जैसे संसद भवन बनाया, एक विधानसभा भवन बनाने का काम कर रहे हैं। एक बीजेपी कार्यालय बना लेंगे, रिंग रोड में जगह घेर दी, वो बड़ा अपना कार्यालय हो जाएगा इनका। इन्होंने कर्जा लेने का, आप चेक करें ना 9 साल में उत्तराखंड ने कितना कर्जा लिया। आप बजट बनाते हैं कर्ज लेके, आपकी आमदनी 35,000 करोड़, आप बजट बना रहे हैं 76,000 करोड़, या फिर 50,000 करोड़ का कर्जा लेंगे। अरे कर्ज लेके घी पियो वाली ये रणनीति बंद करो, उत्तराखंड को कर्ज में डाल दो। आशीष जी आप युवा हैं,
एक प्रश्न का जवाब दे। 10 वर्ष आप सत्ता में रहे, आपने आय का कोई नया रिसोर्स पूछा? कुछ झूठा उत्तर आईटी पार्क किसने बनाया? आय अरे इतने रोजगार किसने बनाए? आज उत्तराखंड के अंदर सिडकू में इतने सारे रोजगार है। कंपनियां बंद हुई है उत्तराखंड के अंदर। नारद तिवारी जी की तरफ कंपनियां आई है। आप खुद अपना डाटा ये सरकार की अटल जी ने अभी पैकेज दिया नहीं दिया और लोग जानते दिए सरकार ने कौन था जिसने क्यों वापस किया मैंने कर दिया था और बताइए ना इसका जवाब दीजिए। पहले आप जवाब दीजिए इसका तो कि पैकेज हमें कौन दिया गया जवाब दीजिए। ठीक है, मैं मान के आपकी सारी बातें। 2000 में इस प्रदेश का निर्माण हुआ। 2000 के बाद 2004 से 2014 केंद्र में भी आपकी सरकार रही। यहाँ पे मानता हूं मैं, भाजपा कांग्रेस की दोनों रही। औद्योगिक पैकेज को वापस लाने का प्रयास कांग्रेस कर सकती है, फिर भाजपा को मैं मान गया उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं। लेकिन अगर आप आरोप लगा रहे हैं और ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिस आरोप का निस्तारण आप कर सकते थे, ये काम तो आप भी कर सकते थे ना। अब ये किसने काम नहीं की? औद्योगिक पैकेज ऐसी थोड़ी उन्होंने किया है। उन्होंने यहाँ इतने जो रुद्रपुर है इधर डेवलपमेंट किया था, फैक्ट्रियां आई है। जब से बातें सब पहले फैक्ट्रियों में जा रही है। इन्होंने क्या था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सभी पैसे खा गए उस समिट के नाम पे। अब ये करने वाले हैं महाराज, ये इसके नाम पे पैसे खाने की तैयारी कर रहे, दिल्ली बैठ के कितना खाया जाए। G20 में पीठ थपथपा रहे। नड्डा जी आए थे, उन्होंने बड़ी पीठ थपथपाई मुख्यमंत्री की। देख बेटा तुमने वीआईपी का नाम नहीं भूले किया, बहुत बढ़िया किया। उन्हें विधानसभा भर्ती घोटाले में उसको बचा लिया जिसने विधानसभा भर्ती घोटाला किया। ये बड़ा अच्छा काम किया। पेपर लीक में तूने किसी नेता का नाम नहीं भूला किया, उसे बचा लिया। विधानसभा भर्ती घोटाला खोला तो इन्होंने ही। हमने कर सर मांग किसकी दी हो? उन्होंने नहीं खोला, मांग आपने करी खोला। मतलब आपके कहने पर हमने खोला। मोदी पवार दिला रहा है बेचारा। आपका एजेंट चला रहा है, आपका एजेंट चला रहा है। वो इनके खिलाफ बोले, वो देशद्रोही राजनीति है। आपके खिलाफ तो बोलना ही पाप हो गया। आपके तो सब शक्तियां है। अजीत पवार जो देशद्रोही बोलते थे, पैसे घोटाले का घोटाला किया, उसके साथ मिलकर इन्होंने रातों रात सरकार बना ली। उसके लिए नहीं बोले गए ये लोग। मायावती के साथ यूपी में सरकार बनाई थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पीडीपी के साथ वहां सरकार बनाई जम्मू में, उसमें कुछ नहीं। तो हम गिर गए, हमने अपराध कर दिया। आप बढ़िया करते हैं, हम करें तो जो है ये नहीं होगा भाई। अगर अच्छा होगा एक मुख्यमंत्री होने का आतंक हो गया, नहीं पूछ सकते क्योंकि आपका पैसा है। आपके खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको आप गिरफ्तार कर देंगे। आपने क्या हाल कर दिया राज्य के युवाओं का, राज्य की बेटियों का। और उसके बाद रक्षाबंधन मनाएंगे, 3-4 हजार आदमी इकट्ठे करते हैं, खाना बनाते हैं उनके लिए नई नई डिशें, और तो वो लाया जाता है कि रक्षाबंधन मनाते हैं। ये कौन सा रक्षाबंधन हुआ? 4000 लोगों में कैसे रक्षाबंधन हुआ? सिर्फ पैसे दे देंगे तो कितनी लेटों को लाएगा, तो कितना इस तरह से। अपनी बहन को बहन मानना सीखो पहले। आप क्या देश के अंदर छलावा कर रहे हैं, महिलाओं पर कितना अपमान आप लोग करते हैं। हमसे चिट्ठे खोलने आपके बोले आपके साथी चौड़ी करे खड़े जाते हैं। गुप्ता जी, ये तो देखिए अमृता भंडारी के प्रॉपर्टी तो सब चिल्ला पूछ रहा है। मैं मान गया, अगर ये इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे इनको मिला है ना कहने को। आपसे जवाब ही मांगना चाहते हैं सरकार। तो संजय जी सही कहा आपने, पारदर्शिता नीति से उसकी कार्रवाई चल रही है। दूध का दूध पानी का पानी होगा। सरकार उसके पिताजी सरकार होगा। सरकार यही काम कर रही है। वो लोग आपका नेता आपके पास वो आपके पास है, आपके पास हमारे पास था काम आपने ना करा, अब हमारे पास था, अब तुम्हारे पास है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस समय याद दिया है आपको। आपके जैसे घोटाले बाद आज अगर वीआईपी का मुख्यमंत्री हो जिसको दबाने का काम कर रहे हैं, तथ्यों के साथ आरोप लगाने के साथ, ये देखिए आशीष जी, तथ्यों के साथ आरोप लगाना
ये आपकी सीरियस अभी इन्होंने कहा उसमें हमारा मुख्यमंत्री ना हो, इतना बड़ा आरोप लगाया। आपने मीडिया में कहा, ये मीडिया ने कहा, आपने कहा ना मीडिया ने, आपको पता चलेगा कि काम आप आरोप लगाया। मैं आपके मैं आपको तुम्हारी को बताऊंगा। आप कोई चीज होगा मैं कहूंगा आपने वाले की आरोप लगाया। आसिफ के आरोप के पीछे कोई तथ्य होते हैं ना, कि जवान है कोई आरोप लगा के, आप उस तथ्य उसको कहीं तो साबित करोगे। मैं मान लिया आप कौन करेगा, क्या क्या आप कुछ कर सकते हो, पॉलिटिशियन आपके पास बड़ी पार्टी आप लोग कैसे लगा रहे हैं? आप भी बोलने में क्या आरोप लगाने चाहिए, हमारा हम कर करेगा आपको आप विपक्षी आवाज से जाना चाहते हैं, गेम के आप आरोप लगाते रहेंगे। केवल लद्दाख के बाइक के बनाओ समय की बात है। और बढ़िया हमने बनाया, हमने बनाया, हमने नहीं बनाया, हमारा तुम्हारे कहने पे नहीं फैलता। आसिफ जी और विशाल जी, अंतिम प्रश्न रख सकते हैं। इस राज्य का निर्वाचन कार्य को लेकर जो हुआ था, मैं तो आपसे प्रश्न कर दिया, लेकिन कांग्रेस भाजपा के आपसी राजनीतिक द्वंद्व में इस प्रदेश को खत्म करने पे उतारू हो चुके हैं। नहीं, इस प्रदेश के लिए जो चीज करना चाहिए, जमीनी रूप से यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं उसे दूर करना, यहाँ की जो व्यवस्था परिवर्तन करना, पहाड़ों तक विकास को पहुंचाना, यहाँ के चीजों को देश के हर कोने तक, मतलब यहाँ के जो प्रोडक्ट है उन्हें ले जाना, क्या ये सब नदारद हो चुके हैं। केवल आरोप प्रत्यारोप, आपने 56 घोटाले किए, फिर आपने 256 किए, फिर आपने 5 घोटाले किए, क्या इसी उलझन में पूरा प्रदेश रहेगा सर? नहीं, खत्म तो नहीं, लेकिन नुकसान काफी। और ये सुविधा की राजनीति, देखिए क्या है, जब हम काम नहीं कर पाएंगे तो हम विपक्ष से चाहेंगे, मतलब हमारी भी इच्छा होगी कि कहीं आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो जाए, जिससे अंतरिम स्तर तक जनता न पहुंचे। अगर जनता ये पूछ लेती है आज के दिन कि साहब कहाँ है बेसिक हेल्थ सेंटर, कहाँ है जिसकी वजह से हमें 25 किलोमीटर जाना पड़ा, तो वो चीजें फिर परिवर्तित होगी आगे। हाँ, ये जरूर है, अब काफी सारी चीजें हैं, और कहा भी विशाल जी ने, हमारे जो है काफी विजनरी प्रधानमंत्री, इस बार उन्होंने एक नया विजन भी दिया है कि साहब सारे जो है सांसद जो है मुसलमानों से राखियां बनवाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी बिल्किस बानों से राखी बनवाएंगे और इस पूरे अपने उसको एक नया ऊंचाई। चलिए विशाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। थोड़ा अपने प्रधानमंत्री जी ने आज नहीं करा, 3 तलाक का कानून लाने वाली प्रधानमंत्री नहीं, वो भी धन्यवाद विशाल गुप्ता जी और धन्यवाद आसिफ। दरअसल आज का विषय हम दूसरे विषय पे थे, लेकिन विकास कार्यों पे गए, कांग्रेस भाजपा के आरोप प्रत्यारोप पे गए, पार्टियां दोनों एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाती है। आरोप की किसी भी आरोप की पुष्टि चैनल नहीं करता। एक चीज, दूसरी चीज, हमारा विषय ये था कि कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और 5 लोकसभा सीट को सीरियसली लेते हैं, 1% से भी कम लोकसभा की सीटों को अगर भारतीय जनता पार्टी इतने सीरियसली लेती है, तो वह 500 से ऊपर अगर 400 से ऊपर जाने की बात करती है, तो हमारी समझ से जो रिजल्ट तो बाद में बताएगा, लेकिन इनकी सक्रियता ये जरूर बताती है कि विपक्ष को कड़ा मेहनत करने की जरूरत है। केवल मजबूत गठबंधन से काम नहीं चलेगा, मजबूत गठबंधन को मजबूत रिजल्ट की तरफ भी जाना पड़ेगा। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज़।